हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घटना चक्र पूर्वालोकन भारतीय इतिहास की वीडियो सीरीज़ में आज की इस वीडियो में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में बात करेंगे जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है। तो स्टार्ट करते हैं। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खान था। इसने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद बनाई और नगर का नाम मुर्शिदाबाद रख दिया। ठीक है, यानी जो मुगल साम्राज्य था उसको प्रशासन की दृष्टि से जैसे प्रांतों में बांटा गया था। ठीक है, और प्रांतों का जो सर्वोच्च पदाधिकारी था वो कौन था? गवर्नर, जिसकी नियुक्ति मुगल सम्राट द्वारा की जाती थी। ऐसे ही बंगाल प्रांत का जो गवर्नर था मुर्शिद कुली खान, उसकी नियुक्ति मुगल सम्राट ने की थी। ठीक है, लेकिन इसमें लिखा है कि स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शिद कुली खान। यानी इसके बाद जो बंगाल पर शासन करेंगे, जिनको हम नवाब कहेंगे आगे चल के, मतलब मुर्शिद कुली खान के बाद में ये लोग नवाब कहे जाएंगे, तो इनकी जो नियुक्ति होगी मुर्शिद कुली खान के बाद में, वो नियुक्ति मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नहीं होगी। यानी उसका हस्तक्षेप तो होगा थोड़ा बहुत, लेकिन वो प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, और मुर्शिद कुली खान के समय में ही ये लोग जो हैं, जो केंद्रीय सत्ता है यानी मुगल सत्ता से स्वयं को एक तरीके से स्वतंत्र करने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से क्या होगा, वो राजधानी को परिवर्तित करेंगे। यानी जो स्थानीय शासक होते हैं या फिर पदाधिकारी होते हैं, वो अगर केंद्रीय सत्ता से स्वयं को स्वतंत्र करना चाहते हैं तो उनका सबसे पहला जो कदम होता है वो होता है राजधानी में परिवर्तन, है ना। यानी वो संकेत देना चाहते हैं कि हमने आपके वाली जो राजधानी थी वो परिवर्तित कर दी, यानी राजधानी अब हमारी पसंद की है, यानी हम जो हैं आपसे स्वतंत्र हैं। ठीक है, यानी एकदम से तो उसने ऐसे घोषणा नहीं की, लेकिन एक तरीके से ये संकेत था कि अब जो है मुगलों की जो केंद्रीय सत्ता है उससे बंगाल का जो शासन है और जो प्रशासन है वो अलग हो रहा है ना, वो स्वतंत्र हो रहा है। ठीक है, तो मुर्शिद कुली खान ने जो राजधानी थी वो ढाका थी पहले, ढाका से उसने बनाई मकसूदाबाद और उसका नाम परिवर्तित करके उसने क्या रखा? मुर्शिदाबाद। ठीक है, इसने भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था आरंभ की। इजारा व्यवस्था का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करके देगा राजा, उसको टैक्स वसूलने का अधिकार देगा। ठीक है, और उसको बोला जाएगा इजारेदार। और जो ये इजारा व्यवस्था है, ऐसा नहीं है कि बंगाल के नवाब ने ही सबसे पहले लागू की थी, ये इससे पहले ही मुगल साम्राज्य में लागू हो चुकी थी, जो कि की थी सबसे पहले जहांदार शाह ने। ठीक है, लेकिन अगर बंगाल के प्रशासन में अगर देखा जाए तो वो किसने शुरू की थी? तो वो की थी मुर्शिद कुली खान ने। ठीक है, फिर आता है इसके बाद में अलीवर्दी खां, जिसका शासन रहता है 1740 से 1756 तक। इसने क्या किया? इसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। इसने कहा था कि उन्हें यदि ना छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी, और यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से किसने की थी, तो वो की थी अलीवर्दी खान ने। ठीक है, इसकी मृत्यु के पश्चात इसका दौहित्र सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना, यानी इसकी बेटी का बेटा सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बनता है। हालांकि उत्तराधिकारी के दावेदार कई सारे थे, और इसी वजह से हम देखेंगे कि जो सिराजुद्दौला है इसके कई सारे दुश्मन हो जाते हैं। जैसे कि ये इसकी स्वयं की चाची, जिसका नाम था घसीटी बेगम। ठीक है, और इसके मतलब इसकी माँ जो थी उसकी दूसरी बहन होगी, उसका बेटा, ऐसे करके कई सारे जो इसके पारिवारिक जो लोग थे वही इसके दुश्मन बन जाते हैं, और ये क्या करते हैं? अंग्रेज़ों से मिलते हैं। इसी वजह से आगे जाके हम देखेंगे जब प्लासी का युद्ध होता है तो इसमें सिराजुद्दौला की हार होती है, जिसका एक कारण यही था कि जो उत्तराधिकार का नियम स्पष्ट नहीं था, और उत्तराधिकार के जो कई सारे दावेदार बन जाते थे, और फिर उनमें आपस में गुटबंदी होती थी। तो इसकी मृत्यु के पश्चात इसका दौहित्र सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बनता है। इसके समय में दो महत्वपूर्ण घटना होती हैं, एक तो ब्लैक होल की घटना और एक प्लासी की घटना। ठीक है, तो ब्लैक होल की कथित घटना 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। जेड होलवेल ने, जो शेष जीवित रहने वालों में से एक था, उसके अनुसार 18 फीट लंबे, 14 फीट 10 इंच चौड़े एक कक्ष में 146 अंग्रेज बंदी बंद कर दिए गए, और अगले दिन उनमें से केवल 23 व्यक्ति ही बच पाए। यानी जो जेड होलवेल है, इसने एक मतलब लेख लिखा, एलाव द वंडर। एलाव द वंडर, अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि किस में ब्लैक होल का वर्णन है, तो एलाव द वंडर नाम से इसने मतलब लेख लिखा। उसमें बताया इसने कि ऐसे ऐसे करके ये ब्लैक होल की मतलब इस घटना को उसने ब्लैक होल नाम दिया। इसमें इसने इस चीज़ का जिक्र किया कि सिराजुद्दौला ने 18 फीट लंबे और 14 फीट 10 इंच चौड़े एक कक्ष में 146 अंग्रेजों को बंदी बनाकर रखा, और अगले दिन खोला गया, जिसमें से मात्र 23 लोग बच पाए, जिसमें से एक ये स्वयं जेड होलवेल था। ठीक है,
यह घटना ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध है। समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियार उल मुत्खरीन में इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। यानी इस घटना पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक तो ये स्वयं में ही यहाँ से अगर देखा जाए कि इतने छोटे से कक्ष में इतने लोग कैसे आ सकते हैं, अपने आप में यहीं पे ये अविश्वसनीय हो जाती है। दूसरा ये कि जो उस समय के इतिहासकार हैं वो इसका बिल्कुल भी वर्णन नहीं कर रहे हैं। यानी इतनी बड़ी घटना हो जाती है और कोई इतिहासकार अपनी पुस्तक में इसका कोई वर्णन नहीं कर रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। ठीक, तो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन हुआ? रॉबर्ट क्लाइव, जिसने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। ठीक है। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 30 जून 1757 को। और जो ब्लैक होल की घटना थी वो कब हुई थी? 20 जून 1756 को। तो दोनों की डेट हमें याद रखनी है। प्लासी, जो कि वर्तमान में पलाशी के नाम से जाना जाता है, प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। क्लाइव भारत में बंगाल के गवर्नर के पद पर 1757 से 1760 तथा 1765 से 1767 तक रहता है। यानी इस बीच में वो वापस चला जाता है। तो जो प्लासी का युद्ध होता है वो इसी के समय होता है 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ। ठीक है। और इसमें जो सिराजुद्दौला की हार का कारण सिराजुद्दौला की अक्षमता नहीं थी, बल्कि क्या था, उसकी जो गुटबंदी हो रखी थी। यानी अंग्रेजों ने ना मतलब एक तरीके से जो उसके विरोधी थे उनको अपनी तरफ कर लिया था रिश्वत देके और उनको कुछ लालच देके। जैसे उनमें था एक मीर जाफर, उसको बोला गया था कि उसको बाद में बंगाल का नवाब बनाया जाएगा। इस तरीके से मतलब एक तरीके से धोखे से ये युद्ध जीता जाता है। फिर उसके बाद में वो 1765 से 1767 के बीच में रहता है। इससे पहले क्या होता है, 1764 में एक युद्ध और हो चुका होता है जिसे बोलते हैं बक्सर का युद्ध। ठीक है। इसमें बंगाल के नवाब को हराया जाता है। इसमें बंगाल के नवाब को जो हराया गया वो अंग्रेजों ने अपनी क्षमता के आधार पर हराया। यानी इसमें उन्होंने किसी धोखे का मतलब सहारा नहीं लिया। ठीक है। ये वास्तविक हार थी उनकी। तो इस दौरान उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की। यानी इस दौरान का मतलब इस दौरान, अब जो बक्सर का तो युद्ध हो गया, लेकिन बक्सर का युद्ध इसके समय नहीं हुआ है, इसके रॉबर्ट क्लाइव के समय। रॉबर्ट क्लाइव जब वापस आता है तो बक्सर के युद्ध के बाद जो संधि होती है 1765 में, जिसे बोलेंगे हम इलाहाबाद की संधि, शुजाउद्दौला के साथ होती है। अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि होती है। और यही संधि मुगल शासक के साथ भी होती है। ठीक है। शाह आलम द्वितीय होता है मुगल शासक, उसके साथ भी होती है इलाहाबाद की संधि। तो इसमें क्या होता है, इलाहाबाद की संधि में ये जो रॉबर्ट क्लाइव है काफ़ी सारे अधिकार प्राप्त कर लेता है अवध के नवाब से और मुगल शासक से। ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ कि भाई बक्सर का युद्ध तो हुआ था बंगाल के नवाब के साथ और संधि हो रही है इनके साथ, तो इनके साथ संधि क्यों हुई? क्योंकि जो बंगाल का नवाब था ना, ये यानी सॉरी सिराजुद्दौला नहीं था इस समय, मीर कासिम होता है। क्योंकि जब ये प्लासी का युद्ध हुआ था तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला हार गया था। उसके बाद बनाया गया था मीर जाफर को। तो मीर जाफर एक तरीके से क्या था, अंग्रेजों की कठपुतली था। अंग्रेज बार बार उसको परेशान कर रहे थे। तो शुरुआत में तो उसे बढ़िया लगा कि ठीक है, मुझे मतलब मैं नवाब की गद्दी प्राप्त करूंगा, मैं अंग्रेजों का साथ देता हूँ। लेकिन उसे समझ में आ गया था कि अंग्रेज जो हैं उस पर इतना ज़्यादा बर्डन बढ़ाते जा रहे हैं कि उसका मतलब नाम मात्र का वो एक तरीके से शासन करता है और पूरी शक्ति तो अंग्रेजों के हाथ में है। तो वो क्या होता है, वो जो डच होते हैं, यानी ये भी यूरोपीय कंपनी थी डचों की, वो डचों के साथ में मिलके अंग्रेजों के खिलाफ थोड़ा षड्यंत्र करने लगता है और इस चीज़ की भनक अंग्रेजों को लग जाती है। तो अंग्रेज क्या करते हैं, जो ये मीर जाफर है, मीर जाफर के बाद में मीर कासिम को नवाब बना देते हैं। ठीक है। मीर कासिम बनाया अंग्रेजों ने ही, लेकिन मीर कासिम अंग्रेजों की चाल को और अंग्रेजों की जो ये सारी धूर्तता थी इसको अच्छे से जानता था। तो मीर कासिम क्या करता है, मीर कासिम अपनी शक्तियों को बढ़ाने लगता है अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है। यानी वो अपने आप को मजबूत करता है। अंग्रेजों को इस चीज़ का मतलब पता चलता है और कई सारी इस तरीके की एक्टिविटी होती भी हैं, उसके मतलब प्रत्यक्ष रूप से समझ आने लगता है कि मीर कासिम अंग्रेजों के विरोध में काम कर रहा है। तो फिर युद्ध होना तय था। फिर इनमें युद्ध होता है, मतलब युद्ध की जब परिस्थितियां बनती हैं तो जो मीर कासिम है वो अवध की तरफ को भागता है, यानी पटना से होते हुए वो अवध पहुंचता है ना। अवध का नवाब है इस समय शुजाउद्दौला, और अवध में ही आया हुआ है शाह आलम द्वितीय, जो मुगल सत्ता का दावेदार है। तो ये यहाँ क्यों आया हुआ है, क्योंकि ये यहाँ पे शरणार्थी बन के आया हुआ है। इस समय क्या है, जब मतलब
अभी जो ये टाइम चल रहा है यहाँ पे, यानी बक्सर के युद्ध से थोड़ा पहले का, यहाँ पे इस समय दिल्ली में क्या हो रहा है, यानी मुग़ल दरबार में क्या हो रहा है, वहाँ पर गुटबंदी चल रही है। और वहाँ पे जो शासन कर रहा है वो शाह आलम द्वितीय का पिता यहाँ पे शासन कर रहा है। ठीक है, शायद आलमगीर द्वितीय, हाँ, शाह आलम द्वितीय के पिता का नाम है आलमगीर द्वितीय। लेकिन उसकी स्थिति इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है कि सारा जो मतलब सब जो कुछ चल रहा है वहाँ पे दरबार में, वो सब किसके इशारे पे चल रहा है, वो चल रहा है इमादुल मुल्क के, है ना, जो कि उसका सेनापति है। ठीक है, अब इसके बाद में यानी आलमगीर द्वितीय के बाद में जो उत्तराधिकारी बनेगा वो कौन बनेगा, शाह आलम द्वितीय। लेकिन इमादुल मुल्क ने क्या किया, इसको शाह आलम द्वितीय को भागने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, तो शाह आलम द्वितीय भागकर कहाँ पे शरण लेता है, इलाहाबाद में। ठीक है, अवध में वो अवध के नवाब के यहाँ पे शरण लेता है। तो वहीं पे ये शाह आलम द्वितीय आया हुआ है और अवध का नवाब है शुजाउद्दौला। इधर से ये मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था, ये वहाँ से भागा हुआ है। इस बीच में क्या होता है, देखो, बंगाल का नवाब मीर कासिम वहाँ से भाग चुका है और बंगाल में अब जो नवाब है अब कौन है, वो मीर जाफ़र है। यानी बक्सर का युद्ध जो होगा वो मीर जाफ़र के काल में ही होगा। ठीक है, अगर ऐसा पूछा जाए कि बंगाल का नवाब कौन है, तो वो बक्सर के युद्ध के समय कौन नवाब था, तो था मीर जाफ़र ही। लेकिन मीर कासिम वहाँ से भागा हुआ है और फिर ये तीनों मिलते हैं आपस में, ये तीनों मिलके अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध करते हैं। ठीक है, और जब ये युद्ध होता है तो इसमें ये तीनों की ही हार होती है। ठीक है, और फिर उसके बाद में तीनों की हार होती है तो इन तीनों से ही अलग अलग संधि की जाती है। तो अब जो ये संधि होती है ना, ये संधि इस तरीके से की जाती है, मतलब जो बंगाल के साथ में जो संधि की जाती है अगर देखा जाए तो इसको बोला जाता है दोहरे शासन की नीति। यानी यहाँ इस संधि के बाद में जो शासन यहाँ लागू होगा बंगाल में, उसको बोला जाएगा दोहरे शासन की नीति। यानी अंग्रेजों ने क्या किया कि राजस्व वसूलने का अधिकार अपने आप पे ले लिया, न्याय करने का अधिकार अपने आप पे ले लिया, लेकिन सुरक्षा इत्यादि का अधिकार किसको दे दिया, मतलब सुरक्षा कौन करेगा, सुरक्षा करेगा बंगाल का नवाब। ना तो उसके हाथ में पैसा है, ना उसके हाथ में जुडिशरी है। ठीक है, तो अब पैसा वगैरह सब कुछ उनके हाथ में है, जुडिशरी उनके हाथ में है और सुरक्षा कर रहा है बंगाल का नवाब। तो एक तरीके से लूटपाट का समय होता है, मतलब खूब लूटो, खूब टैक्स वसूल करो। जनता को क्या लगेगा कि बंगाल के नवाब के सारे पे ये सारा काम हो रहा है, क्योंकि अंग्रेजों ने सीधे सीधे सत्ता नहीं ली थी। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव के समय को लूट का काल भी कहा जाता है, इसी वजह से कहा जाता है, जो दोहरे शासन की जो नीति थी। ठीक है, तो क्लाइव भारत में बंगाल के गवर्नर पद पर 1757 से 1760 ईस्वी में तथा 1765 से 1767 तक रहा। इस दौरान उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की। अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह उसके समय में हुआ, यानी अंग्रेज सैनिक जो थे वो भी इससे रॉबर्ट क्लाइव से खुश नहीं थे और उन्होंने भी एक विद्रोह किया था जिसको कहते हैं श्वेत विद्रोह, यानी गोरे होते थे ना, तो इसलिए बोल दिया श्वेत विद्रोह। क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज्य की स्थापना की गई, वही दोहरा शासन। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जननेता था। विलियम पिट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक था, यानी स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसने कहा, विलियम पिट ने। अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम सबसे योग्य था। ठीक है, पूर्णिया तथा रंगपुर के फौजदार के रूप में वह अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुका था। वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण एवं कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक ना हो। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें कुछ समझाना पड़ेगा, सारी स्टोरी मैंने समझाती है, अब बस जो भी है वो मैं पढ़ दे रही हूँ। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया। इसके बाद मुंगेर में तोपों तथा तोड़दार बंदूक बनाने की व्यवस्था की गई। ये सब क्यों हो रहा है, समझ रहे हो ना, अंग्रेजों से उसको मतलब पूरा आभास है कि अंग्रेजों से उसे युद्ध करना है और अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है एक तरीके से, और अगर अंग्रेज ही पहले ही युद्ध छेड़ दें तो अपने आप को मजबूत करके रखना ही है। इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने के लिए प्रयत्नशील था। जिन अधिकारियों ने गबन किया उन पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए, कुछ नए कर भी उसने लगाए। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेज की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी, है ना, यानी प्लासी के युद्ध में कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, और जो बक्सर के युद्ध में कौन था, मेजर हेक्टर मुनरो। ठीक है, इस युद्ध में वेंसटार्ट बंगाल का गवर्नर था। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णय पर मुहर लगा दी, यानी प्लासी का युद्ध तो एक तरीके से धोखाधड़ी से जीता था और ये वास्तव में अपनी मतलब शक्ति के आधार पर जीता अंग्रेजों ने।
भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर तथा दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। यानी देखो, बंगाल का नवाब मीर जाफर क्यों था? क्योंकि मीर कासिम वहाँ से भाग गया था, है ना। वो मीर जाफर आया, मीर कासिम आया, फिर से मीर जाफर बना दिया गया था, क्योंकि मीर कासिम भाग के कहाँ पहुँच गया था? अवध के नवाब के पास। तो ये याद रखना है। मतलब ऐसा लग सकता है कि बक्सर का युद्ध इसके साथ हो रहा है तो इस समय बंगाल का नवाब मीर कासिम होगा, तो नहीं, मीर कासिम नहीं, मीर जाफर। दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। यानी जो शाह आलम था, भाग के आया हुआ था, शाह आलम द्वितीय, वो तो पहले से ही भाग के आया था। एक तरीके से उसे अंग्रेजों पर निर्भर बना दिया और अंग्रेज उसे पेंशन देने लगते हैं। मतलब शाह आलम के साथ उन्होंने संधि क्यों की थी? क्योंकि जनता को ये संतुष्टि रहे कि हाँ, हमारे राजा ने इसको अधिकार दिए हैं। हालांकि शाह आलम के पास कोई ज़्यादा ऐसी शक्ति थी नहीं। तो शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया और उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। तो इलाहाबाद का जो नवाब था उसके अंतर्गत आते थे ये इलाहाबाद और कड़ा के क्षेत्र, वो दे दिए गए किसको? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को। ठीक है। 12 अगस्त 1765 की संधि के अनुसार मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी। यानी 2 संधियां हुई इलाहाबाद की। एक इलाहाबाद की संधि हुई मुगल सम्राट के साथ और एक इलाहाबाद की संधि हुई इलाहाबाद के नवाब के साथ, यानी अवध के नवाब के साथ। ठीक है। तो मुगल सम्राट ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से किसे दे दी? अंग्रेजों को। यानी यहाँ से टैक्स वसूलने का पूरा अधिकार आपका है और आप ही रखिए। तो ये मतलब शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि में ये अधिकार अंग्रेजों को दिया था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। इस समय बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। द्वैध शासन क्या, वो समझा दिया पहले ही। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उपदीवान, यानी बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा शेताब राय, तो ये नाम पूछ लिए जाते हैं दीवानी के लिए, यानी टैक्स वगैरह वसूलने के लिए। तो मोहम्मद रजा खान कहाँ के लिए? बंगाल के लिए। और बिहार के लिए राजा शेताब राय की नियुक्ति की। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ, किसके काल में हुआ? तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, शाह आलम द्वितीय के काल में 1803 में। शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी यानी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी बनकर रह गए। 1765 में अंग्रेजों द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त की गई तथा बर्मा युद्ध के बाद स्कॉट द्वारा सिलहट को जयंतिया तथा गारो पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाने लगा, जिसके विरोध स्वरूप इन पहाड़ियों पर रहने वाली खासी जनजाति के लोगों ने अपने नेता तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। तो पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले किस जनजाति ने अगर विद्रोह किया, तो वो खासी जनजाति ने विद्रोह किया था। ठीक है। और इसका कारण क्या था कि उनको जो बर्मा के युद्ध में क्या करना था उनको, कि बर्मा युद्ध के बाद स्कॉट द्वारा सिलहट को जयंतिया तथा गारो पहाड़ी क्षेत्र से जोड़ने के लिए, ठीक है, सिलहट असम में पड़ता है, तो सिलहट को जयंतिया और गारो पहाड़ी से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जा रहा था। जब सड़कों का निर्माण होगा तो क्या होगा? जंगलों का सफाया होगा। और जनजातियां जो है किस पर निर्भर हैं? जंगलों पर। तो फिर सीधी सी बात है, जब उनके एरिया में हस्तक्षेप होगा तो वो लोग विद्रोह करेंगे। तो खासी जनजाति ने उनके विरुद्ध जो है अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया और उनका नेता था तीरथ सिंह। के.एम. पनिक्कर ने कहा कि 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज स्थापित किया। तो डाकुओं का राज स्थापित किया 1765 से 1772 तक। ये किसका कहना था? के.एम. पनिक्कर का। ओके। इसके बाद हैं इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू।